सैंडमेयर अभिक्रिया या सैंडमेयर रिएक्शन, इंग्लिश वालों का भी काम आ सकता है। और उसके बाद वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया, ये 2 अभिक्रिया हैं। बेसिकली जो वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया है वो 3 रिएक्शन है, उसको मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो हमारा एनिलीन से एरिल हैलाइड बनाने की विधि है। अब ये एनिलीन क्या होता है? ये होता है एक बेंजीन और उसके ऊपर NH2। और एरिल हैलाइड क्या होता है? ये होता है बेंजीन के ऊपर Cl या कोई भी X हो सकता है जनरली। तो यहाँ से ये बनाने की प्रक्रिया होती है सैंडमेयर अभिक्रिया। हम लोग एल्किल या एरिल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि हमको एरिल हैलाइड बनाना है। और कहाँ से बनाना है? एमीन से बनाना है। ये कौन सा एमीन है? बेंजीन एमीन है, इसको एनिलीन बोला जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया करते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ, और जैसे ही सोडियम नाइट्रेट के साथ हम इसकी अभिक्रिया करते हैं HCl के प्रेजेंस में, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जो कि है N2 प्लस X माइनस। यहाँ पर मैंने Cl लिया है तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ Cl माइनस। अब इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं डाई एजोनियम लवण या डाई एजोनियम सॉल्ट। इसका नाम हो जाएगा बेंजील डाई एजोनियम सॉल्ट। हिंदी में वही नाम है, बस इसके जगह में सॉल्ट की जगह में लवण आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद जब हम N2 प्लस Cl माइनस की अभिक्रिया Cu2X2, ये एक उत्प्रेरक है, इसके साथ कर देते हैं, और इस बीच टेम्परेचर करीब 275 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस टेम्परेचर को हम अगर मेंटेन करते हैं तो हमारा ये एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। अब ये कैसे बना उसको मैं एक सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ। इसका मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, शॉर्टकट और ट्रिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, दोनों क्या बना लेंगे? N2 प्लस। N2 प्लस क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, जबकि इसका नियम से 3 बॉन्ड बनाने का चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे रहता है बेंजीन। अब इस प्लस चार्ज को मैनेज करने के लिए काउंटर आयन आ जाता है Cl माइनस, यहाँ पे ये रहा। अब बेसिकली ये सब अलग हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 3 ठो O बचेगा, यहाँ पे एक H बचेगा और यहाँ पे 2 ठो H बचेंगे। तो ये सब अलग हो जाएंगे। क्या बना के अलग हो जाएंगे? ये NaOH बना सकते हैं और H2O भी बना सकते हैं, और इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हो गया सैंडमेयर अभिक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया। ये क्या होता है? तो वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया मैंने जैसे बताया था, ये 3 अभिक्रिया का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। ये 3 अभिक्रिया में से एक है वुर्ज अभिक्रिया, फिर फिटिक अभिक्रिया, फिर होता है वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया। तो वुर्ज अभिक्रिया क्या होता है? वुर्ज अभिक्रिया में हम लोग क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं 2 ठो। चाहे तो हम यहाँ पे सामने भी ट्वाइस कर सकते हैं, लेकिन मुझे रिएक्शन भी दिखाना है इसलिए मैंने 2 ठो ले लिया ऐसे। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 सोडियम मेटल, और जैसे ये अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से X और यहाँ से X एक एक सोडियम यहाँ पे रिएक्ट कर देते हैं। 2 सोडियम लिया हूँ और यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे 2NaX बना के। अगर ये Cl होता तो 2 NaCl बना के अलग हो जाते। अब यहाँ पे हमारे पास Cr और Cr डायरेक्ट बचे, इसलिए इनके बीच में यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वुर्ज अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है? ये सिर्फ वुर्ज अभिक्रिया है। फिटिक अभिक्रिया में क्या होगा? यहाँ पे RX की जगह में ARX लेंगे, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ARX हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों अलग हो जाएंगे और यहाँ पे AR के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा। अब ये AR क्या होता है? AR मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है, जैसे कि बेंजीन क्लोराइड भी हो सकता है। यहाँ भी अगर बेंजीन क्लोराइड हो जाए तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बाइफेनिल बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे CH3 हो सकता था, यहाँ पे CH3 हो सकता था, तो CH3 बन जाता, या CH3 और C2H5 होता तो CH3 C2H5 बन जाता। अब यहाँ पे वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया दोनों को साथ में लेंगे तो उसमें एक बार R लेंगे, मतलब RX, और दूसरी बार में फिटिक का कोई भी एक ले लेंगे, जैसे कि बेंजील क्लोराइड ले सकते हैं या ArCl, कोई भी कुछ भी। इसको मैं अगर CH3Cl ले लूँ, मतलब दोनों डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। इस बार हमने जब वुर्ज अभिक्रिया की बात किया तो यहाँ पे R लिया था दोनों जगह, जब फिटिक अभिक्रिया किया, फिटिंग अभिक्रिया की बात किया था तो वहाँ पे AR था दोनों जगह। जब वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया की बात करूँगा तो एक CH3 होगा और या R होगा, और दूसरा वाला AR होगा या बेंजीन वाला होगा। तो इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉल्यूइन बन जाएगा। ये एक जगह बेंजीन रहेगा और इसके साथ डायरेक्ट कौन जुड़ जाएगा? CH3। और जैसे कि हम जानते हैं ये 2 सोडियम के प्रेजेंस में होता है, तो इसका Cl और इसका Cl
ये इसको भी Cl ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 NaCl बना के अलग हो जाएगा। इस टाइप से हमारा रिएक्शन बन जाएगा। तो ये वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया जो उसमें 3 अभिक्रिया हैं। एक वुर्ज अभिक्रिया में क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग एल्किल ग्रुप लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे। फिर फिटिक अभिक्रिया में हम लोग एरिल हैलाइड लेंगे। और वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एल्किल हैलाइड रहेगा और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो एरिल हैलाइड रहेगा। और इस तरह से कुल मिला के हमको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। ये हो गया 2 रिएक्शन जो कि कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये आते हैं एल्किल और एरिल हैलाइड से। तो आगे देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से कौन कौन से नेम रिएक्शन आते हैं। इसमें करीब 10 से 12 या ज़्यादा 15 नेम रिएक्शन भी हो सकते हैं। सबसे लंबा चैप्टर ये वाला है। तो आगे देखते हैं सीधा। पहला है रोजन-मून अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही रोजन-मून और स्टीफन वगैरह आए तो आपको याद होना चाहिए ये एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया है। तो जो रोजन-मून है वो एसिल क्लोराइड से स्टार्ट होता है। मतलब इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, एसिल क्लोराइड लेंगे और एसिल क्लोराइड से हमको बनाना है एल्डिहाइड। तो ये बनाने की प्रक्रिया क्या है, एसिल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड। और जब हम इसका अपचयन करते हैं, अपचयन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना इसको बोलते हैं अपचयन। और इस अपचयन को करने के लिए हमको हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। और ये जो अभिक्रिया है वो जाइलिन में होती है। और इससे क्या होगा, ये जो Cl है वो रिड्यूस हो जाता है। ऐसा मान सकते हैं कि एक HCl बना के अलग हो जाएगा और एक H बचेगा जो कि बनाएगा RC, एक H जो बचा था H और यहाँ पे O, यहाँ पे बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड। इस तरह से इसका अपचयन होकर बन जाएगा RCHO। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, रोजन-मून अपचयन, रोजन-मून अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजन-मून आते ही हमको ये दिमाग में आना चाहिए, पहले ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर से है। एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया है, कहाँ से बनता है, एसिल क्लोराइड से या एसिल हैलाइड से बनता है। जब हम लोग हाइड्रोजन की अभिक्रिया करते हैं किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो हमको मिल जाएगा एल्डिहाइड। उसके बाद देखते हैं स्टेफन अभिक्रिया। स्टेफन अभिक्रिया क्या होता है, ये भी एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन स्टेफन मतलब हम लोग यहाँ से एल्डिहाइड बनाएंगे साइनाइड से, RCN। RCN का अपचयन ही करना है, लेकिन इस बार किसके प्रेजेंस में करेंगे, SCN4 और HCl, स्टेनस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन और नाइट्रोजन है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहला जो H2 जाता है वो एक एक दोनों में जाता है, मतलब इसका एक इसमें और एक इसमें। तो यहाँ पे बन जाएगा RCH और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा NH। फिर हम इसकी अभिक्रिया अब कराएंगे H2O के साथ। किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ। H2O को अगर मैं ऐसे लिख दूँ OH2 उल्टा, तो ये हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा RCHO और यहाँ से बन जाएगा N, एक H और 2 H, यहाँ पे क्या बन जाएगा NH3। और इस तरह से हमारा बन गया एल्डिहाइड। तो RCN एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने की विधि है स्टीफन अभिक्रिया। इस तरह से स्टीफन अभिक्रिया भी खत्म होता है। स्टीफन अभिक्रिया के बाद हम लोग आगे देखते हैं इटार्ड अभिक्रिया या क्रोमिल क्लोराइड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि होता क्या है। जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है एल्किल। तो अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है जैसे कि CH4 है, जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये सबसे पहले बनाएगा एल्कोहल। फिर अगर हम इसी को और आगे ऑक्सीकरण करेंगे तो ये बनाएगा या तो एल्डिहाइड बनाएगा, या अगर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होता अगर ये, तो ये बना सकता था कीटोन। फिर भी अगर इसका ऑक्सीकरण करते रहें हम तो ये बना लेगा एसिड, मतलब HCOH। डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं H लिया हूँ इसलिए H है। अगर यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या बराबर रखना पड़ता है, एक एक, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो यहाँ पे जितने संख्या वाला हाइड्रोकार्बन होगा उसके हिसाब से होगा। इसका अगर और हम ऑक्सीकरण करते रहेंगे तो ये H2O और CO2 में टूट जाएगा। ठीक इसका रिवर्स, जब हम यहाँ से तो करना ठीक नहीं रहेगा, जब इसका रिवर्स प्रोसेस करूँ, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको बोलते हैं अपचयन। इसका अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। इसका अपचयन करेंगे तो ये अल्कोहल बनेगा और अल्कोहल का जब अपचयन करेंगे तो बन जाएगा क्या, हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से ये अल्कोहल बनाने की विधि भी हो सकता है या एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की विधि भी हो सकता है। हमेशा याद रखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। बस इतनी सी बात याद रखना है। आगे देखते हैं। मैं आपको बताने वाला था इटार्ड अभिक्रिया या फिर क्रोमिल क्लोराइड अभिक्रिया। अब यह अभिक्रिया क्या होता है, इटार्ड अभिक्रिया जो है वो होता है स्टार्ट टॉलुइन से।
ये सब नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो बेंजीन के ऊपर सेस्टर रहता है उसको टॉलुइन पढ़ते हैं, और टॉलुइन का जब हम अभिक्रिया करते हैं CrO3Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो ये इसको ऑक्सीकृत कर देता है, और जैसे ही ये ऑक्सीकृत कर देगा तो सबसे पहले यहाँ पर बनता है CH2OH। लेकिन ये इतना प्रबल ऑक्सीकरण होता है कि इसको एक स्टेप और ऑक्सीकृत कर देता है। तो मैंने आपको बताया जब अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है CHO एल्डिहाइड, और इस तरह से हमको मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया या फिर क्रोमिल क्लोराइड अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया का नाम है इटार्ड और इसी का नाम है क्रोमिल क्लोराइड अभिक्रिया, याद रखेंगे। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी बहुत सारे चैप्टर्स में है। एल्किल हैलाइड में भी हम इसको ला सकते हैं, इसको फिनॉल वाले चैप्टर में भी ला सकते हैं, और अभी हम लोग एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारा क्राइटेरिया है, बहुत सारे जगह पे पढ़ सकते हैं। पर कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट पढ़े हम लोग, कोई भी एक सही रिएक्शन लिखेंगे सही होगा। अगर मैं इसको बेंजीन से स्टार्ट करूँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को, तो इसके साथ मुझे अभिक्रिया करना पड़ेगा मेथिल क्लोराइड का, और जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करूँगा तो यहाँ पे एक उत्प्रेरक होता है AlCl3 जो कि निर्जल होता है या शुष्क। अब इसका काम क्या होता है, ये इस Cl को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब खींच लेता अपने में, और खींच के ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा AlCl4+। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। इलेक्ट्रॉन लेके मतलब क्या है, यहाँ पे जो बंद है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है ये। तो यहाँ पे जो क्लोरीन हटेगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस प्लस चार्ज पे इस बेंजीन को अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से है, तो इसमें से कोई भी एक पाई बॉन्ड अटैक कर देता है, और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे बंध बन जाता है और ये बन जाएगा टॉलुइन इस तरीके से। इससे पहले जो इटार्ड पढ़ा था उसमें टॉलुइन से हम लोग आगे देखे थे, जब हम क्रोमिक ऑक्साइड का अभिक्रिया कर रहे थे, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन रहा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, बेंजीन से हम लोग बना रहे हैं क्या, टॉलुइन। ये भी एक फ्रीडल क्राफ्ट का तरीका है, और फ्रीडल क्राफ्ट में एक और प्रोसेस होता है। अगर मैं बेंजीन के साथ अभिक्रिया करता हूँ CH3COCl, CH3Cl क्या है, एसिल क्लोराइड, रोजनमुन अभिक्रिया का ये अभिकारक है, अभी भी बताया था। इसका ऑप्शन करे थे तो एल्डिहाइड मिला था, याद कराते हुए चल रहा हूँ मैं। तो जब हम इसके साथ फिर से AlCl3 लेंगे तो फिर से ये Cl को एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जहाँ से Cl निकला वहाँ पे प्लस कर दो, और जहाँ से Cl निकला उस साइड से जोड़ो, तो हम लोग जो बच गया Cl के अलावा जो बच गया उसको बेंजीन के साथ जोड़ देंगे, और जो बच गया उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CO। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना जहाँ से Cl निकलेगा उस साइड से जोड़ना है, इसलिए मैंने गलत करके बता दिया एक बार। गलत क्या है, यहाँ से Cl निकला है तो यहाँ पे जोड़ना हमको CO के साइड से जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा COCH3, कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से कुछ और आगे अभिक्रिया देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेम रिएक्शन, जो कि बिलोंग करता है हमारे टॉपिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे इतने नेम रिएक्शन आएंगे। पहला कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है, रिमन टिमन अभिक्रिया क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, और जिंक पाउडर के साथ जब फिनॉल की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ये मैं इंग्लिश में लिखा हूँ और हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम तो वही रहेगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, अभिक्रिया या रिएक्शन भी वही रहेगा। सबसे पहले कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है। कोल्बे अभिक्रिया जो होता है हमारा प्रोसेस होता है, इसमें हम बनाते हैं फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पे एसिड की जगह में हिंदी में अम्ल का यूज़ करना है बस। उसके बाद रिमन टिमन अभिक्रिया, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी फिनॉल से ही बनाएंगे, लेकिन इस बार सैलिसिलिक अम्ल न बना के सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाएंगे। उसके बाद अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण, ये ईथर बनाने की प्रक्रिया है। इस अभिक्रिया के बारे में मैं बताऊंगा डायरेक्ट, लेकिन इसमें हम लोग को 2 रिएक्टेंट लेना पड़ता है। एक रहता है एल्किल हैलाइड और एक सोडियम एल्कोक्साइड रहता है, और जब इन दोनों की अभिक्रिया होता है तो हमें प्राप्त हो जाएगा ईथर। ठीक है, फिर जिंक डस्ट क्या होता है इसको मैं फिर डिटेल से बताऊंगा। फिर स्टार्ट करते हैं शुरू से, कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है अच्छे से। अब देखिए कोल्बे अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। कोल्बे अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट क्या होता है मैं बता चुका हूँ, फिनॉल। तो आपको ध्यान में आना चाहिए फिनॉल से बनाना है। ये कौन से चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिनॉल। तो फिनॉल वाले चैप्टर में कोल्बे अभिक्रिया आता है, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। तो जब यहाँ पे फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल से हम लोग को बनाना है सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल, OH और यहाँ पे COH।
मतलब COH को अगर मेन ग्रुप मानूँ तो इसके अल्फा पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, उसके बगल पे होना चाहिए। तो यहाँ से हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट। इसकी अभिक्रिया हम करते हैं सीधा NaOH से। पहले इसकी अभिक्रिया करते हैं NaOH से। तो NaOH के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है और वो होता है ONA। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पे होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। OH और H ये निकल गया H2O बना के, H2O। तो यहाँ पे ONA बच गया। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है फिनॉल, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। आगे देखते हैं। अब हम अभी तक हमारा प्रोडक्ट बना नहीं है, इसकी अभिक्रिया हमको करना पड़ेगा आगे, ताकि हम ये बना सकें, COH वगैरह बना सकें। तो इसके लिए हमको अभिक्रिया करना पड़ता है पहले CO2 के साथ, फिर अभिक्रिया करना पड़ता है HCl या किसी भी एसिड के साथ। जनरली हम लोग HCl का यूज़ करते हैं। तो HCl और इसके साथ जब अभिक्रिया होता है तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये Na और ये Cl। देखिए मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ ना, मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, तो आपको ऐसा समझना है। ये Na और Cl ऑब्वियसली क्या बना लिया, NaCl। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ का जो H बचा है वो इसके साथ बंद बना लेगा और वापस से हमको क्या मिल जाएगा, OH। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है जब OH से OH बन रहा है, ऐसा नहीं है, मुझे साथ में ये भी लगाना है। मैकेनिज्म पे जाते तो हमको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कि फिर से ये क्या हो रहा है, पर बस अब दिमाग में अपना रखिए। अब यहाँ पे CO2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ COO। अब CO लिखने के बाद हमको एक H भी चाहिए, वो H कहाँ से आएगा? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन हाइड्रोजन है। तो जब ये COO यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, और जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे COO और ये हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, H। तो ये H कहाँ से आया, H कहीं से नहीं आया, यहीं पे था। वो H अब यहाँ से डायरेक्ट न जुड़ के यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा सैलिसिलिक अम्ल। और ये कौन सी अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। अब कोल्बे अभिक्रिया के बाद रिमन टीमन अभिक्रिया, इसमें भी हमको यही प्रोसेस करना है, सेम टू सेम प्रोसेस करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे क्योंकि हमको क्या बनाना है, इस बार एल्डिहाइड बनाना है। अभी हम लोग सैलिसल्डिहाइड नहीं बनाए, यह है सैलिसिलिक अम्ल। यह क्या है, हिंदी में लिख देता हूँ, सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन आगे जब हम इसको सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाएंगे तो वो वही अभिक्रिया कहलाएगा क्या, रिमन टीमन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिनॉल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सैलिसल्डिहाइड में स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं, जो सैलिसिलिक एसिड बनाए थे वैसे ही बनाना है, बस एसिड की जगह में एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, बस ये सैलिसल्डिहाइड हो गया। अब ये बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, ये बनाने के लिए हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस करना पड़ेगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं CHCl3 और लेते हैं साथ में NaOH। जब इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना सकते हैं OH और यहाँ पे बन जाएगा CHO। एक्चुअली ये भी एक इंटरमीडिएट से होके जाता है और वो इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ONA ही रहेगा और यहाँ पे बनेगा CHCl2। फिर यहाँ से ये बनता है, जब हम इसको H2 या फिर छाड़ देते हैं NaOH, ये NaOH, इसको दो अणु इसका लेना पड़ेगा, H2 या NaOH दोनों में से कुछ भी देंगे तो ये बनेगा, और इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। और जब फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनता है, किसके उपस्थिति में, CHCl3, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। देखिए CH3Cl अलग चीज़ है, CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, और CHCl3 अलग चीज़ है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे NaOH या बेस वगैरह का करके ये बना लेंगे। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा, रिमन टीमन अभिक्रिया। एंड देन विलियमसन संश्लेषण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, और मुझे उम्मीद है कि विलियमसन संश्लेषण फिर से पूछा जाएगा। जैसे ही नाम आता है विलियमसन संश्लेषण, आपके दिमाग में आना चाहिए कौन से चैप्टर से है, यह आना चाहिए अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से है। अभी जो दो क्वेश्चन बताया, कोल्बे और रिमन टीमन, ये फिनॉल से बन रहा था, लेकिन ये जो है वो ईथर से बनेगा। तो ईथर बनाने की विधि, तो ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम कर देते हैं किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अब इससे क्या होगा, ये जो X वाला पोर्शन है और ये जो Na वाला पोर्शन है, इसको चाहूँ तो मैं R- कर सकता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये सेपरेट हो जाएगा NaX बना के, एंड विल गेट हियर R'(O)R, और यही होता है ईथर। ईथर क्या होता है,
ROR या R-OR। अगर इथर दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिक इथर एंड असिमेट्रिक, मतलब सम्मित और असम्मित। अगर ये दोनों एक ही प्रकार के ग्रुप हैं तो उसको सम्मित बोलेंगे, अगर दोनों अलग अलग प्रकार के हैं तो असम्मित बोलेंगे। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि असम्मित इथर किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि CH3OCH3 ये भी इथर है लेकिन ये सम्मित है, लेकिन CH3OC2H कर दूँ तो ये असम्मित हो जाएगा, दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए। इसलिए सम्मित मतलब सेम होना चाहिए दोनों ग्रुप, ओके, और असम्मित मतलब दोनों डिफरेंस। उसके बाद आगे देखते हैं जिंक डस्ट और फिनॉल की अभिक्रिया। सिंपल सा अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया। फिर से जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ करते हैं, जिंक डस्ट के साथ, मतलब इसका पाउडर या धूल के साथ करते हैं, तो क्या होता है, ये जो OH है वो रिड्यूस हो जाता है, वो अलग हो जाएगा और हमको क्लियरली मिल जाता है सिर्फ बेंजीन मिल जाएगा। प्योर क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। कहाँ से, फिनॉल से। फिनॉल से जिंक डस्ट की अभिक्रिया करने से बेंजीन मिलेगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे देखते हैं एल्डोल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एल्डोल संघनन होता है। नाम इंग्लिश में लिखा हूँ, डरना नहीं है, हिंदी इंग्लिश नाम वही है। एल्डोल अभिक्रिया, फिर कैनिजारो अभिक्रिया, फिर क्लेमेंसन अपचयन, फिर वोल्फ किश्नर अपचयन, ये सभी सिलेबस में है। अब देखते हैं आगे एल्डोल अभिक्रिया क्या होता है। एल्डोल में हमको एल्डिहाइड लेना पड़ेगा और इसमें 2 एल्डिहाइड संघनित होते हैं और एल्डोल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आता है, एल्डोल क्या होता है। एल्डोल में 2 शब्द है, एल्ड फॉर एल्डिहाइड और ऑल फॉर एल्कोहल। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा और OH ग्रुप भी रहेगा, एक ऐसा कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम ही एल्डोल है और इसलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ेगा एल्डोल अभिक्रिया। अब एल्डोल अभिक्रिया करके देखते हैं। इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, तनु क्षार की उपस्थिति में होगा, ये डाइल्यूट बेस जैसे कि NaOH की उपस्थिति में। तो ये 2 कंडीशन को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये एल्डोल नहीं हो पाएगा। तो पहले ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बात करूं CH3CHO, तो CHO हमारा मेन ग्रुप हो गया। मेन ग्रुप के ठीक बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे कि CCl3CHO, ये क्या हुआ, तीनों हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह में Cl ले लिया हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल संघनन देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये एल्डोल संघनन नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह से पहचान करना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन का, और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डोल संघनन के लिए। तो हमको ये एल्डोल का एक अणु लिए हम लोग रिएक्टेंट के फॉर्म में, लेकिन संघनन मतलब कम से कम 2 अणु संघनित होने के लिए चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे या तो सामने मैं 2 लिख दूँ या अभिक्रिया को अच्छे से दिखाने के लिए एक और लिख दूँ यहाँ पे CH3CHO। अब ये अभिक्रिया जो है इसमें भी दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, चलेगा। अब देखो ये जो अभिक्रिया है वो किसके प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट NaOH मतलब तनु क्षार की उपस्थिति में। अब मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ सीधा सा। ये जो CH3CHO है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ HCH2CHO, ये लिखने का एक तरीका है। CH3 अभी भी है HCH2। अब यहाँ से क्या होगा, चुपचाप ऐसे लिख देना है। कैसे, यहाँ पे देखिए CH3, फिर यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या है O, अब यहाँ पे क्या आ गया H, और यहाँ पे क्या बच गया CH2, और यहाँ पे क्या है CHO। खत्म हो गया एल्डोल, एल्डोल काम हो गया खत्म। यहाँ पे देखिए एल्डोल अभिक्रिया कैसे किया, मैं एक बार फिर से CH3CHO, यहाँ भी CH3CHO। CH3CHO को मैंने कैसे लिख दिया HCH2 मतलब CH3 है, CH3 ही है। अब मैंने सबको एक साथ लिख दिया मतलब CH3CHOH CH2CHO। अब इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँ इसके संरचना को तो ये कैसे दिखेगा, CH3, फिर यहाँ पे क्या है CH, इससे कौन जुड़ा है OH, फिर इससे कौन जुड़ा है यहाँ पे CH2, और फिर क्या जुड़ा है CHO। इसी को बोलते हैं एल्डोल। इसका नाम क्या है एल्डोल। मैंने बताया था इसमें देखिए ऑल भी है मतलब अल्कोहल भी है, और इसी में क्या है CHO भी है। इसका एक और नाम है, मैंने बताया था CHO के बगल वाले को अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बगल को बीटा बोलते हैं, इसके बगल को गामा बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, और कार्बन की संख्या है 1 2 3 4, बीटा हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनल, ये ऐसा नाम भी हो जाएगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये हो गया एल्डोल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो जो अभिक्रिया होता है वो एल्डोल का ठीक अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब
जो एल्डोल अभिक्रिया था, एल्डोल में मैंने आपको दो कंडीशन दिया था कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और तनु क्षार होना चाहिए। लेकिन जो कैनिज़ारो अभिक्रिया होता है, कैनिज़ारो अभिक्रिया में भी दो कंडीशन होता है। क्या क्या दो कंडीशन? पहला, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और दूसरा सांद्र क्षार होना चाहिए। सांद्र NaOH या क्षार कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं CH3 बात करूँ, CH3CHO का, तो ये एल्डोल दे देगा, लेकिन कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब हमको ऐसे एल्डिहाइड की तलाश करनी पड़ेगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, जैसे कि HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके अगर मैं दो अणु ले लूँ HCHO के और यहाँ पे इस बार फिर से ले लूँ NaOH, लेकिन ये जो NaOH वो कौन सा वाला है? सांद्र वाला है, तो यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगा। अब ये NaOH लेना जरूरी नहीं है, इसके जगह मैं KOH भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, क्षार होना चाहिए लेकिन सांद्र होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, जो दो अणु है उसमें से एक अपचयित हो जाएगा। अपचयित मतलब मैंने आपको बताया था अपचयित होगा, और जब भी एल्डिहाइड अपचयित होता है तो वो क्या बनाता है? अल्कोहल। और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? एक। तो एक कार्बन अपचयित होकर क्या बनाएगा? एक कार्बन वाला अल्कोहल। तो अपचयित होकर एक अणु क्या बनाएगा? CH3OH। और दूसरा अणु भी ऑक्सीकृत हो जाएगा। एक अपचयित हुआ, दूसरा क्या होगा? ऑक्सीकृत, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये रिड्यूस हो गया, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। और जब एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करते हैं, ये भी बता चुका हूँ, तो ये क्या बनाता है? एसिड बनाता है। और एक कार्बन वाला एसिड क्या होगा? HCOOH। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एसिड ना बना के एसिड का लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं KOH का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे K आ जाएगा, और अगर यहाँ पे NaOH का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCOONA। खत्म। ये हो गया कैनिज़ारो अभिक्रिया। उसके बाद यहाँ पे दो अभिक्रियाएं हैं जो कि अपचयन पे आधारित हैं। किसके अपचयन पे? एल्डिहाइड के अपचयन पे आधारित हैं। एक अपचयन है क्लीमेंसन अपचयन और दूसरा अपचयन है वुल्फ किश्नर अपचयन। दोनों ही अभिक्रियाएं लगभग सेम है, लेकिन दोनों के जो रिएजेंट हैं, जो अभिकर्मक हैं, वो अलग अलग हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्लीमेंसन अपचयन देखते हैं। क्लीमेंसन अपचयन की बात करता हूँ। दोनों खत्म हो गए। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होगा? हमारे पास कोई भी एक कार्बोनिल होगा, जैसे कि H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये एक एल्डिहाइड है। जब मैं इसका अपचयन करूँगा, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यहाँ पे जो मैं रिएजेंट लूँगा वो यूज़ करूँगा जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का यूज़ करूँगा, और जब मैं जिंक अमलगम का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे जो दोनों ऑक्सीजन है वो हट जाएंगे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता हूँ H और यहाँ पे CH2, दो H2 है इसलिए। तो ये अभिक्रिया जो है वो क्लीमेंसन अपचयन हो जाएगा। क्लीमेंसन में क्या? जिंक अमलगम का यूज़ कर रहा हूँ। और ठीक इसी अभिक्रिया को, लेकिन इसके जगह में अगर मैं हाइड्रोजन का यूज़ करूँ, NH2 का यूज़ करूँ, सेम टू सेम, और साथ में यहाँ पे KOH होगा, KOH हो सकता है या फिर एथिल अल्कोहल हो सकता है, मतलब C2H5OH। इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करें, रिएक्टेंट तो यही रहेगा सेम, और इसके जगह में मैं यूज़ करूँ क्या? C डबल बॉन्ड O। वुल्फ किश्नर में यहाँ पे KOH का यूज़ हो जाएगा, KOH का यूज़ होता है। यह है वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। तो वुल्फ किश्नर अभिक्रिया में हम लोग इनका यूज़ करेंगे तो भी सेम हमको प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब H और यहाँ पे CH2 ऐसे। दोनों में फ़र्क क्या है? अभिक्रिया वही करना है। अगर जिंक अमलगम लिए तो ये है क्लीमेंसन, अगर हम लोग NH2 लिए तो ये क्या है? वुल्फ किश्नर। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट वन हम लोग ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे KOH का यूज़ किए और यहाँ पे यूज़ होता है HCl, मतलब ये अम्लीय माध्यम में हो रहा है और ये कौन से माध्यम में हो रहा है? क्षारीय माध्यम में हो रहा है। इतना हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस तरीके से ये अपचयन वाला पोर्शन भी खत्म होता है। अब आगे देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम बेंजोइन संघनन, इंग्लिश में बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड लेना पड़ेगा हमको। मैं आपको बता रहा हूँ अभी बेंजोइन संघनन। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और संघनन आ गया तो इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे? ऑब्वियसली हमको दो अणु या दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ये ले लिए दो मॉलिक्यूल। अब यहाँ से हमको बनाना है बेंजोइन। बेंजोइन क्या होता है ये हम लोग प्रोडक्ट में देख लेंगे। और ये अभिक्रिया होता है KCN और एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो इससे क्या होता है, हम लोग को कुल मिला के दोनों को जोड़ना है, ज्वाइन करना है।
अब ज्वाइंट कैसे करना है वो थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए पहले वाले मॉलिक्यूल को हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ। ये रहा पहला वाला मॉलिक्यूल ऐसा, और CH को मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ इसी के साथ में। अब देखिए CH को मैं अगर नहीं लिखूँ तो इस H को इधर दे के मैं OH बना सकता हूँ, एल्कोहल बना सकता हूँ। तो जब एल्कोहल बनाऊंगा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर स्ट्रक्चर वाइज ये बहुत ईजी है। बेंजोइन संघनन में ये देखिए इसको मैं बना के रखा हूँ CH, और इस H को इसको दे रहा हूँ तो ये क्या बन जा रहा है OH। तो जब ये OH बन जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे आ जाएगा ये CH, बस बन गया। इसको बोलते हैं बेंजोइन, इसका नाम है बेंजोइन। एक बार और बताता हूँ ये कैसे बना, क्या बना। मैंने क्या किया, बेंजोइन संघनन पहले क्या होता है, बेंजल्डी, नाम से स्पष्ट है, बेंजोइन मतलब बेंजल्डिहाइड, बेंज मतलब बेंजल्डिहाइड से बनेगा, और क्या बनाना है, बेंजोइन ही बनाना है। बेंजोइन क्या होता है प्रोडक्ट में हमको दिख जाएगा। अब बेंजल्डिहाइड का यूज़ कैसे करना है, बेंजल्डिहाइड ये होता है, इसके एक H को हमको दे देना है इसको, और जब इसको दे देंगे तो ये क्या बना लेगा OH। और यहाँ पे देखिए जब OH बनेगा तो कार्बन का 3 बंध हो रहा है, तो चौथा बंध हमको यहाँ पे इस जगह पर बनाना है, चौथा बंध। तो बनाने के लिए दिखाने का तरीका हम कैसे करेंगे, इस मॉलिक्यूल को ऐसे पलट देंगे, इमेजिनेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। जब इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। रोटेट होने के बाद देखिए यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, H रहेगा। फिर यहाँ दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। बस इसी को बोलते हैं बेंजोइन। और शॉर्ट में अगर लिखा जाए बॉन्डिंग का तरीका कुछ ऐसे दिखा जाता है, इसको देखने से ये कुछ इस तरीके से दिखा जाता है। ये बन गया अपना बेंजोइन, बन गया बेंजोइन। ये होता है बेंजोइन, इस तरीके से दिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में बॉन्डिंग इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। यूज़ कौन होगा, बेंजोइन मतलब बेंजल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, 1 और 2, किसके प्रेजेंस में होगा, केसिन के प्रेजेंस में होगा, और साथ में कौन रहेगा, अल्कोहल रहेगा। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं तो ही ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है अभी के लेवल में। अगर मैकेनिज्म फिर भी जानना चाहें तो ये जो CN सबसे पहले अटैक करता है कार्बोनिल पे, फिर कार्बोनिल से बाद ये दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है, फिर ये निकल जाता है CN एज इट इज़, क्योंकि उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, और इस तरह से जॉइंट होकर बेंजोइन मिलता है। डिटेल से मैकेनिज्म की बात नहीं करूँगा, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया जो है, यहाँ से हमारा एमीन वाला या नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाला चैप्टर चालू हो जाता है इस जगह से। तो जो आगे के 4 चैप्टर हैं, मतलब टॉपिक हाफमैन, ब्रोमाइड, गैब्रियल, गाटरमैन और गाटरमैन कोच, ये जो हैं नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले चैप्टर से हैं। अब गैब्रियल थैलेमाइड, सबसे पहले थैलेमाइड क्या होता है, तो थैलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं हम, याद करना पड़ेगा सबसे पहले। ये होता है थैलिक एसिड, ठीक है। और थैलिक एसिड का स्पेलिंग P से स्टार्ट होता है, तो P थैलिक नहीं पढ़ना है। वैसे हिंदी में लिखेंगे तो थैलिक ही लिखेंगे, पर इंग्लिश में ध्यान देंगे P से स्टार्ट होता है। अब ये जो है थैलिक एसिड है, इसका जब रिएक्शन हम करते हैं अमोनिया के साथ सबसे पहले, तो यहाँ पे ये OH और ये OH, यहाँ से 2 H ले लेते हैं और बना लेंगे H2, -2H2 यहाँ पे सेपरेट हो गया। जब यहाँ से 2 H निकल जाएगा तो यहाँ पे एक ही H बचेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा मॉलिक्यूल। देखिएगा ये जो CO है, इसको बॉन्डिंग के हिसाब से लिखूँ तो डबल बॉन्ड O रहता है, CO इस तरीके से रहता है, यहाँ पे है हमारा N और यहाँ पे हमारा H। इसी को हम लोग बोलते हैं थैलेमाइड। इसका नाम क्या है, थैलेमाइड। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो हिंदी नाम दूसरा होगा ऐसा है नहीं, नाम सेम रहता है, ठीक है। इसका नाम थैलेमाइड है, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, ये थैलेमाइड है। अब यहाँ से आगे रिएक्शन चालू होता है। थैलेमाइड से RNH2 मतलब प्राइमरी एमीन बनाने की प्रक्रिया होती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो हम अब देखेंगे कि यहाँ से हम लोग ये प्राथमिक एमीन कैसे बना सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग अब देखते हैं आगे। आप एक साथ सबको देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने सुविधा के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा सा थैलेमाइड से। ये मैं थैलेमाइड बना चुका था, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया करते हैं किसी क्षार से, जैसे कि KOH से, और जब हम KOH से अभिक्रिया करेंगे तो ये H और ये OH वापस से H2 बना लेगा। यहाँ पे क्या बचा, K बचा, तो यहाँ पे बन जाता है एक नया कंपाउंड, वो है हमारा
पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड में पोटेशियम में प्लस चार्ज और N में माइनस चार्ज होता है। चार्ज ना भी दिखाएं तो भी काम चल जाएगा। इसका नाम है पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, नाम लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, जब हम पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं तो ये पोटेशियम आयोडाइड बना के बाहर निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा इस तरीके से एल्किल, एन एल्किल थैलेमाइड। इसका नाम है एन एल्किल थैलेमाइड। आगे देखते हैं, जो एन एल्किल थैलेमाइड है उसकी अभिक्रिया हम आगे करेंगे। यह है एन एल्किल। एन एल्किल मतलब ये जो एल्किल ग्रुप है वो एन पे जुड़ा है, इसलिए इसका नाम एन एल्किल है। उसको मैं दोबारा से लिख दिया हूँ। इसका अभिक्रिया हम करेंगे क्षार के साथ, जैसे कि NaOH के साथ, लेकिन इस बार हम लोग को NaOH का 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब क्या होगा देखते हैं। जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से टूटता है, सिर्फ H बच जाएगा और ये जो NaO वाला पोर्शन है वो यहाँ पे जुड़ेगा और ये जो NaO वाला पोर्शन है वो यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या जुड़ा था, ONA। इस जगह से जोड़ना है ONA और इधर से क्या बन जाएगा, फिर से ONA। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ये N और R सेपरेट हो गए और यहाँ से 2 H सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा R N और यहाँ से 2 H क्या हो जाएगा, NH2। क्या हमें यहाँ पे मैं बनाया था, प्राइमरी एमीन बनाना था और ये बन गया हमारा प्राइमरी एमीन। ये है 1 डिग्री एमीन। इसी को बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा लंबा हो गया शायद ये। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है मतलब थोड़ा याद करना पड़ेगा। पहले हमको थैलिक एसिड से, वैसे थैलिक एसिड जो मैं ये बनाया था थैलेमाइड बनाया था वो बनाना जरूरी नहीं है, पर फिर भी जानकारी के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं, टाइम के हिसाब से आप देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको बनाना है थैलेमाइड। फिर थैलेमाइड जैसे बन गया, थैलेमाइड से हमको बनाना पड़ेगा पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड से हमको बनाना पड़ेगा एल्किल थैलेमाइड। एल्किल थैलेमाइड की अभिक्रिया हम फिर करेंगे किसके साथ, क्षार के साथ, NaOH के साथ। तो फिर हमको मिल जाएगा प्राइमरी एमीन RNH2। बस इतना सा प्रोसेस है, 4 स्टेप में ये बन जाएगा हमारा, अगर हम थैलेमाइड ना बनाए तो थैलिक एसिड से। दैट्स इट। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, गाटरमन सिंथेसिस। गाटरमन सिंथेसिस और गाटरमन कोच सिंथेसिस दोनों अलग अलग रिएक्शन है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये दोनों सेम हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रिएक्शन है। सबसे पहले देखते हैं गाटरमन अभिक्रिया क्या होता है। जो गाटरमन अभिक्रिया होता है वो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया, और गाटरमन कोच भी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया है। बेंजीन से हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है बेंजल्डिहाइड। अब ये बनाने के लिए अगर हमारे पास है गाटरमान अभिक्रिया या गाटरमान सिंथेसिस, तो जो यहाँ पे यूज़ करूँगा, माना कि मैं A और B का यूज़ कर रहा हूँ, तो गाटरमान के लिए जो A का यूज़ करूँगा वो रिएजेंट होगा HCN HCl और साथ में रहेगा NaOH। अगर इतने का यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा गाटरमान अभिक्रिया, बनेगा यही। ठीक है, अगर मैं अभी B का यूज़ करता हूँ तो ये बन जाएगा गाटरमान कोच, गाटरमान कोच। तो गाटरमान कोच सिंथेसिस में मैं HCN का यूज़ ना करके मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्ट CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इसके साथ यूज़ करता हूँ HCl का। बस ये 2 ही रिएजेंट का यूज़ करना है, और जब इन दोनों का रिएजेंट का यूज़ करता हूँ तो भी ये बन जाएगा। अब यहाँ पे एक कैसे पहचानेंगे किस में क्या यूज़ करना है, तो एक ट्रिक है यहाँ पे देखिए, गाटरमान कोच, तो कोच में भी यहाँ पे CO आ रहा है और यूज़ भी क्या करना है, CO। ये CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल है, आप जो भी कहना चाहें, तो इस तरीके से दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ HCN HCl और NaOH, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाटरमान सिंथेसिस। पर ये यूज़ ना करके मैं अगर यूज़ करता हूँ डायरेक्ट, क्या यूज़ करता हूँ, CO और HCl, तो यही अभिक्रिया क्या हो जाएगा, गाटरमान
कोच सिंथेसिस। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, दैट सिंपल। इतनी सी बात है बस इस अभिक्रिया में, गाटरमान और गाटरमान कोच में इतना ही हम लोग को पढ़ना था। इस तरीके से ऑलमोस्ट मैंने कम से कम 25 आई गेस, मैंने गिना नहीं है वैसे, पर ये 20 से 25 रिएक्शन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ ये सारे आप लोगों को यूज़फुल रहेंगे और एग्ज़ाम में रिवीजन करने में आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा।